स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग सिस्टम पार्टिकल का सेकंड पार्ट रोटेशनल डायनेमिक्स। आज है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रिजिड बॉडी क्या होता है, जिसके बारे में पहले जानते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए आए। क्या होता है रिजिड बॉडी, क्या होती है भाई? एक तो सिंपल, अगर एक लाइन वन लाइन में पढ़ना है तो क्या होता है, अपना शेप और साइज चेंज ना करे, जब फोर्स लगे ऐसी बॉडी को ही रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ लेते हैं। क्या इज एन असेंबलेज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब इसको पार्टिकल लेवल तक लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी मैटर बनता है तो उसके क्या होते हैं भाई, एटम्स मॉलिक्यूल में पार्टिकल लेवल पर जा सकते हैं अपन। ठीक है, which do not change their mutual distance, मतलब ये अब एटॉमिक लेवल पे चले गए, कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जब दबाओगे तो उनके बीच में जो फिक्स स्पेस है वो बना रहे। यानी कि जो मैंने बोला वो सब इसमें कंक्लूड हो रहा है। मैंने बोला शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा, जब ओवरऑल शेप नहीं चेंज होगा तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होगा, तो वो डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, तो मतलब वो बात यहाँ फिट हो गई। Under any circumstance or in other word the body not deformed under any। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ गए, मोशन पढ़ रहे, तो कॉज ऑफ मोशन क्या पढ़ाया था? हमने कहा था मोशन 1D पढ़ा, मोशन 2D पढ़ा जिसको प्लेन कहते हैं, फिर पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहले कैसे क्या था, मोशन होता कैसे है और कैसे पहचानते हैं मोशन और कितने प्रकार के मोशन होते हैं, है ना। तो मतलब मोशन के बारे में पढ़ा। कॉज ऑफ मोशन किसमें पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, कि कैसे पता चला कि भाई फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर अगर आप रोटेशनल डायनामिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मोशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि जब इसको डिफॉर्मेशन की बात हो रही होगी तो फोर्स की बात तो चल ही रही होगी। तो फोर्स जब अप्लाई करें तब बॉडी अपना शेप चेंज नहीं करना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक, शेप एंड साइज, ठीक है, कह सकते हैं। एक्चुअल मटेरियल बॉडीज आर नेवर परफेक्टली रिजिड, क्योंकि एक्चुअली पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक बॉडी का एक सर्टेन लिमिट तक ही रिजिडिटी मेंटेन होता है। मैंने वर्ड यूज किया रिजिडिटी, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट है जब उसके बाद बॉडी अपने शेप को होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे लकड़ी है, आप कहेंगे सर ये रिजिड है, नहीं, एक सर्टेन लिमिट तक, उससे अगर फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, है ना। दीवार सर्टेन लिमिट तक ही है, ठीक, हर चीज का एक लिमिटेशन है। यानी कि आइडियली जो ये थ्योरेटिकल बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अगर आपका फोर्स एक्सीड कर जाएगा उसकी स्ट्रेंथ से, तो वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट जिसको पढ़ेंगे अपन, जो आने वाले चैप्टर है नेक्स्ट अगली पार्ट में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर, तो हम लोग सीखेंगे कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है और प्लास्टिक नेचर ऑफ बॉडी क्या होता है। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स को, इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, व्हेन दीस बॉडी डिफॉर्म आर स्मॉल इनफ नॉट टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी रिजिड बॉडी। अगर हमने एक सर्टेन लिमिट में ही बात करें, मतलब हमने एक कंडीशन बना रखी है कि यहाँ से यहाँ तक वही कराएंगे, तब तक जो मोशन हो रहा है उस समय पर इस बॉडी को अपन मान लेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, कंडीशन क्लियर है कि बॉडी अपना शेप नहीं चेंज कर रही, यानी कि जब तक जितना अमाउंट ऑफ फोर्स अपन कर रखे हैं लिमिटेशन लगा देंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, हमारा काम होता रहेगा। राइट, हमें पहले से पता है बॉडी कितना सस्टेन कर सकती है फोर्स, उससे कम लगाते रहेंगे। जब कम लगाते रहेंगे तो अपना रिजिड बॉडी का ऐड करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी बताया मैंने कि एक सर्टेन लिमिट के बाद, तो लिमिट के पहले तो काम करेगा ना, तो उस तरीके से हम फिजिक्स में इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ जाएं। ठीक, टाइप ऑफ मोशन इन्वॉल्विंग रोटेशनल। अब कह रहे हैं रोटेशनल मोशन में कितने प्रकार हो सकते हैं। देखो, नीट वालों के लिए एक टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे रोलिंग मोशन, लेकिन जेई वाले पढ़ेंगे, ठीक क्योंकि उसका कोई गाइडलाइन नहीं आया। रोलिंग मोशन इस चैप्टर में आखिरी टॉपिक है मेरा, ठीक, उसको इस तरीके से अरेंज किया है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो रोलिंग मोशन जब तक ना आए तब तक चुपचाप पढ़ते नहीं, मत कहना कि सर रिड्यूस हो गया, ये हो गया, ठीक, सब कुछ एकदम अच्छे से अरेंज कर दिया। तो इसमें देखिए रोटेशनल मोशन जो है, इसमें देखिए कैसे 3 कैटेगरी है। मोशन ऑफ बॉडी इन्वॉल्विंग रोटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। पहला क्या कह रहा है, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस है, मतलब कि क्लियर है कि यहाँ पर एक फिक्स्ड एक्सिस है। अब इसके अलावा अगर हम इस तरीके से मोशन कर रहे हैं किसी भी तरीके से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर हो गया पहला केस। दूसरा रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन, ये पता है, ये रोज देखते हो तुम, कार का मोशन देख लो, है ना, बाइक का मोशन देख लो, कहां देखोगे, उसकी टायर को देखना, ठीक है। टायर जहां से कनेक्टेड होती है उसको एक्सेल कहते हैं, जहां से कनेक्टेड होती है। देखो एक बॉडी चेसिस होती है, चेसिस जानते होगे ना वर्ड, जो आयरन का होता है। जब टायर कभी देखो पंचर होता निकलता है, साइकिल तो चला ही होगे ना, साइकिल चला हो ना भाई साहब, तो साइकिल का जो जहां पर वो आपका कनेक्टिंग होता है, जहां बीयरिंग लगी होती है ना, अगर उसको देखो वो फिक्स पॉइंट हो गया। अगर ब्लैक वाला जो ट्यूब होता है उसको नोटिस करो, ठीक, उस पर एक पेंट लगा दो, फिर साइकिल चलाओ, तुम्हें दिखेगा वो पेंट ऐसे सर्कल सर्कल चल रहा है, राइट। लेकिन ध्यान रखना कि जब आपका ये जो पेंट है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ सेम चीज, ये देखो
जैसे इसको मैंने यहाँ पर एक व्हाइट पेंट कर दिया, ठीक है। अब मेरा एक फिक्स पॉइंट हो गया, दिस इज माय फिक्स पॉइंट। इस स्पोक्स जानते हो आपको पता ही है, तीवी है ना, होता है ना। तो यहाँ पर जब ये रोटेट करेगा आपको क्या लगेगा, सर आप एक और फिगर बनाओ, है ना, और फिगर बनाओ। अब इसका मतलब है इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा यहाँ आ गया, आया ना। और फिर मैं फिर से एक लाइन में बना दूंगा, है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि इसने यहाँ से यहाँ तक कुछ पोजीशन चेंज करी। अब देखो ध्यान से, क्या ये जो फिक्स पॉइंट है, अगर यहाँ पर इसकी मेरे यहाँ पर अगर कहते हैं इसी के जस्ट नीचे जो सरफेस होगा उस पर मार्क कर दें, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर देखा मैंने पॉइंट बी, क्या ये दोनों के बीच में पोजीशन चेंज नहीं हुई क्या? जो उसका एक्सेल था या जो उसका फिक्स पॉइंट था, क्या वो मोशन में नहीं है? साइकिल चलेगी तो तुम बैठे हो, साइकिल पे तुम आगे नहीं जा रहे हो। मतलब क्लियर है कि पूरी बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में सीधे जा रही है, लेकिन उसकी टायर क्या कर रही है, एक सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया आपका रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इज इट ओके? समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया, यानी कि एक्सिस क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, बट उसके जो टायर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। लास्ट, ये तो धरती माता है ना। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग हम घूम रहे हैं वो भी घूम रहा है। अब वो भी क्या कर रहा है, आपका रोटेशन कर रहा है। जैसे धरती माता क्या करती है, ये उसकी एक्सिस और रोटेशन हो गई, ये खुद भी रोटेट हो रहा है और धरती भी रोटेट हो रही है। अगर ये एक्सिस रोटेट नहीं हो रही है तो ये तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। ये हो गया तुम्हारा, ये पढ़ाएंगे हम, ठीक है। कहते हैं ना धरती चक्कर लगाती है सूरज के, तो कौन लगाता है, उसका एक्सिस लगाता है भाई साहब, ठीक है। और वो एक्सिस कैसे रोटेट होते होते, तो यानी कि एक्सिस भी रोटेट चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को, और धरती तो कर ही रही है ना। 24 घंटे कैसे होते हैं, एक दिन जब पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है अपने एक्सिस के अराउंड, तो फिर उसकी एक्सिस भी जब, मतलब कोई भी चीज है, बॉल है ना, बॉल को अगर हम ध्यान से देखें, स्पिन अगर करा रहे हैं एक ही जगह पर अगर हम करेंगे, तो अगर कोई भी चीज आपका स्पिन होते हुए तो आगे जाए, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो तो आगे जा रही है, एक्सिस तो मोशन कर रही है। यानी कि स्विंगिंग बॉल जो है जब स्विंग करी उस टाइम पे से, बेटा जब स्ट्रेट जाए तब नहीं कह सकते, तब पता है कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब मैंने कहा कि स्पिन कराई और स्विंग जब करती है तो वो एक इस तरीके से आर्क बनता है ना, और वो स्पिन भी कर रही है, तो वो क्या हो गया, इस पूरे आर्क का एक कोई हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो खुद भी रोटेट हो रही है एक्सिस, और इस तरीके से, समझ में आ रहा है कि अगर रोटेट नहीं होगी तो स्ट्रेट लाइन चल लगेगा ना, सीधे चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना कैसे हो रहा है, ठीक। स्पिन करते करते, या ऐसे लट्टू नचा दो, घूमते घूमते आगे जाता है। लट्टू बहुत अच्छा एग्जांपल निकल के आ गया, है ना। लट्टू सबसे बेस्ट है, वो खुद भी स्पिन करता है और घूमते घूमते आगे जाता है। समझ में आ रहा है? उसका टिप भी देखो घूमता रहता है। रस्सी बांध के अपन खींचते हैं, खेला नहीं, हमने तो खेला है। किसी का सर फोड़ना हो तो उसमें आगे कील लगी होती है, ऐसा मत करना, ठीक है। जरूरी है ना, डिस्क्लेमर जरूरी है यार, तुम लोग ऐसा करोगे नहीं, इतने अच्छे बच्चे हो, है ना। हमें अपनी जान भी बचानी है, तो ऐसा नहीं, कभी नाराज होना तो पहले बता देना, हम थोड़ा हेलमेट लगा के आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ मोशन, ये लिख लीजिए भैया, ये मत छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? अब देखो रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, वो क्या बनाया भाई, वहां देखो ध्यान से, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्यूब है ना, क्यूब है कि क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, स्क्वायर से बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर है ना। अरे कुछ भी मान लो भाई, है रिजिड बॉडी, ठीक है, घूम रही है। अब देखो ध्यान से, अलग अलग एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कहीं पर भी तो एक्स वाई जेड बनाएंगे ना, 3D है ना वो, तो इसको घुमा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर वो किसी को इसको दिक्कत आ रही, किसी पता नहीं कैसे 3D में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आ रही है तो ये देख लेना तुम, ठीक है। ये नहीं आ रहा, वो आ रहा है, तो वो बहुत अच्छे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसे से पढ़ लेते हैं, क्या करना, ठीक है। चलो लिख लो, एक लाइन लिख लो, फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा, ठीक है, लिखिए। एनी काइंड ऑफ मोशन, एनी काइंड ऑफ मोशन ये तो बेटा तुरंत समझ में आएगा, ये तो बहुत इजी है, अभी एक सेकंड के अंदर समझ में आएगा, ठीक है। देखो, एनी काइंड ऑफ मोशन is identified
by change in its position। जनरली यही पढ़ के आए थे मोशन 1D के अंदर, कहते थे कि जब पोजीशन चेंज होगा ऑब्जेक्ट का तब हम कहेंगे कि वो क्या है भैया, वो मोशन में है। लेकिन ऐसा क्या हो जाए कि पोजीशन सेम रहे उसके एक्सिस की, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये मोशन में है। तो कब होगा, जब फिक्स्ड पॉइंट पर हम क्या करना है, स्पिन करा दें किसी को, उसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज करते रहेंगे। पार्टिकल्स कहाँ लाई करेंगे, हमेशा इस बॉडी के ऊपर। ध्यान से देखो, तो घुमा रहे हैं, इसका एक एंड फिक्स है जो कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है, लेकिन बाकी जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो रेड वाला एरो है वो क्या एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जैसा कि इसने बोला फैन। तो फैन क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग। लेकिन उसमें भी केसेस है ना, इसमें दो केसेस बन सकते हैं। अगर किसी ने कहा नहीं सर उसका जो मेन मोटर है उसको देखेंगे तो हम कहेंगे थर्ड केस में चले गए, हम लोग स्पिन कर रहा है, एक्सिस भी रोटेट कर रहा है, पार्टिकल। मैंने कहा नहीं हमें पर देखना है, बाकी हमें मतलब नहीं है क्या चल रहा है। तो पर को देखेंगे तो हमें दिखेगा वो पाइप स्टेशनरी है, फिक्स्ड हो गई। तो पर पे अगर पेंट लगाओगे तो हमें लगेगा सर्कल बन रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा है। तो दोनों केसेस, अब ये डिपेंड करता है आप कौन से फ्रेम में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आगे लिखिए इसके अंदर, ठीक है, आगे इसमें आप ऐड ऑन करेंगे। चेंज पोजीशन तो पढ़ते आ रही, इसी के आगे लिखना, नीचे मत लिखो। ठीक है, आगे लिखिए और अब ये चेंज करेंगे ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो। और चेंज इन ओरिएंटेशन, और चेंज इन ओरिएंटेशन। एक चीज तो पढ़ी थी, ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे कभी तुम लोग ने, लेकिन अब दोगे। टॉपलिंग, लुढ़क रहा है कोई चीज, सीढ़ी पे से कोई चीज गिर रही है तो भी तो मोशन हो रहा है ना। तो टॉपलिंग हो रही है, यहाँ देखो ध्यान से, है ना, ऐसे रखा हुआ था, कोई चीज गिरा दिया। बिल्ली किसी ने पाली होगी तो उसको पता होगा वो क्या करती है ना। उसको तो बड़ी दिक्कत है, कोई चीज रखी हुई तो जाएगा मेज से धीमे से टपका देगा। जनरली पता नहीं क्या उनकी प्रॉब्लम है ना, इविल नेचर के होते हैं वो खुद को भगवान समझते हैं, ऐसा मिथ है। जानवर को भी सब एकदम कैटेगराइज कर रखे हैं, कुत्ता पालना बिल्ली मत पालना। इंडिया में तो सब सिस्टम है ना, उसमें कुछ वो होता है तो मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बुरी आत्मा होती है एकदम क्या क्या, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हो भाई, वो भी जानवर है और कुत्ता भी जानवर है, जो मन करे वो पालो, तो मगरमच्छ भी पाल लेना। ठीक है, अगर मन करे इलीगल हो तब, इलीगल काम मत करना। ठीक, तो यानी कि इसमें ओरिएंटेशन जब चेंज होता है तब भी वो मोशन कह सकते हैं। अब आगे, और चेंज इन बोथ, तीनों केसेस के अंदर आ गए। जैसे कि ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है टायर का, बिल्कुल हो रहा है, साथ में गाड़ी आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पोजीशन भी चेंज हो रही है, ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, अब इस केस को समझते हैं, अब इसमें कम लिखवाएंगे थोड़ा। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, एक XY प्लेन में एक प्लेट रखी हुई है ना, एक प्लेट रखी हुई है जो कि देखो यहाँ t प्लस डेल्टा में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है उसके अंदर, पोजीशन के अंदर, है ना। अब देखो बगल में एक यहाँ पर ओरिएंटेशन को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, देखो लेट अ प्लेट, लिखिए लेट अ रेक्टेंगुलर प्लेट इन XY प्लेन, छोटा सा लिखेंगे, लेट अ rectangular plate in XY plane with its, अब ये सब अच्छे से आ गया ना, सेंटर ऑफ मास कैपिटल C ब्रैकेट के अंदर। अब ये C लग रहा है सब, है ना, ध्यान रखना वो कैपिटल C भी पॉइंट है। ठीक है, लिखिए अच्छा मुझे ये बताओ, बस मुझे ये बताना, तृप्ति तुम ही बताना, तुम्हें समझ नहीं आया था ना, चलो तुम ही बताओ। अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या ओरिएंटेशन केस नंबर 1 ने बदला? नीचे क्या लिखा हुआ है? यानी कि कैसे भी इसको लेके गए होंगे एक जगह दूसरी जगह, क्या किया होगा भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन ही करा सकते हैं, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे था बस मैंने दिखाया कि टी पर ये पोजीशन है और टी, तो ये तो क्लियर है कि ये ट्रांसलेशन में ही पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है। अगर है तो बात अलग है, वो अगर एक वो बेतुका अगर एक बात करने लगे कि सर ये इतनी बार पलटा किया के सीधा हो गया फिर से, है ना, ये लुढ़कते लुढ़कते सीधा होके खड़ा हो गया, आप देख नहीं पा रहे। भैया हमारे केस में हमने माना है ना, समझ में आ रहा है
तो ये बन गया। नेक्स्ट वाले में क्या देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये जो होता है ऑटोमोबाइल के अंदर, टायर क्या करती है, ओरिएंटेशन चेंज करती रहती है, साथ साथ में कार की चेसिस क्या, सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, वो इस तरीके से स्टेट ट्रांसलेशन कर रहा है। जिस पॉइंट के अलोंग वो आपका रोटेशन कर रहा है, वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, लिखो इसके अंदर, सेकंड केस में लिखवाएंगे, पहले में लिखवाएंगे। इन केस टू the plate changes its orientation. The plate, the rectangular plate changes its orientation during its motion so it's a combination of both rotation and translation। एक और पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि ध्यान से देखें, अगर मैं सिर्फ पोजीशन की बात करता हूँ, बिकॉज अगर आपको पोजीशन की चेंज देखनी है तो आप बॉडी देखते हो, ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो अगर बॉडी की भी देखेंगे तो भाई ये बॉडी थी यहाँ पर और एक टाइम के बाद यहाँ, इनके बीच में अगर देखेंगे तो एक आपको दिख रहा है कि कुछ पोजीशन चेंज हो गई, तो ट्रांसलेशन तो दिख गया। ओरिएंटेशन की बात करेंगे, पहले कहेंगे कि भैया ये वर्टिकली प्लेस है, अभी एक एंगल पर है और इसका ओरिएंटेशन एक एंगल वर्टिकल से कितना, थीटा एंगल पर है। इसका ओरिएंटेशन ये ए बी हो गया वर्टिकल के लॉन्ग, अभी एक एंगल पर ये टिल्टेड है, कितना एंगल मतलब थीटा एंगल पर। तो इस तरीके से हम ओरिएंटेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चेंज इन ओरिएंटेशन भी दिख गया और चेंज इन पोजीशन भी दिख गया। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जल्दी करिए थोड़ा। हो गया, देखिए ऑनलाइन क्या चल रहा है। सर लड्डू एक चीज तो है, ये इसके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है जब ये जो है ऑनलाइन चला जाता है, तो अलग ही आत्मा, अलग अलग एग्जाम्पल। कुछ ये सही भी कहता है, कह रहा वीडियो नहीं दिख रही है बेटा, चल तो रही है वीडियो, देखो घूम भी रहा है, देखो ये बॉडी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो लट्टू कह रहा होगा, लड्डू लिख दिया। अरे हम समझ जाते हैं भाई, चले। ये कौन सा केस है? अब टाइप्स ऑफ रोटेशन मोशन में पहला, ठीक है, हम भैया पर देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड, वो इतना अच्छा ऑलरेडी बना हुआ है ना। देखो ध्यान से, एक स्फेरिकल शेप का है ऑब्जेक्ट, है ना। रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस के लॉन्ग अब कहीं पर भी आप लगा लो पॉइंट, तो ये सब क्या करेगा, हमेशा एक इसको रोटेशनल मोशन आपको दिखने को मिलेगा। नीचे इतना सिंपल सा एग्जांपल है, सीलिंग फैन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है क्या, डिस्को लाइट बोला। अच्छा डिस्को लाइट, हाँ जो दिमाग में अपने होता है वही दिखता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने इस बार दिवाली में हम, अरे नहीं अब वही है, अब झालर देखे होंगे, हम ये कहने वाले थे कि भैया दिवाली आ रही है, हर तरफ जहाँ मैंने डिस्क्लेमर दिया। ये अच्छा सीख रहे हैं कुछ, ये सब है। ये डोर वाला केस समझ लो, ये डोर आपके सामने है, यहीं पे है ना, जब खोलना ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो एक हिंज लगी होती है ना, वही होगी फिक्स एक्सिस, वो कहीं नहीं जा रहा है, डोर बहुत करेगा। तो एक आपका हैंडल को देखो ध्यान से, हैंडल आपका एक सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। लिख डालो इसके अंदर, छोटा सा ही लिखवाएंगे, बहुत नहीं लिखवाने वाले, ठीक है। लिखो, एग्जांपल्स लिखवा दें या कुछ ऐसा लिखवा दें। चलिए एक्सिस और रोटेशन लिखवा देते, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन, यहाँ सीधे लिखवाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन
ठीक है, कॉमा करके लिख लेना, कॉमा करके लिख लेना रोटेशन ऑफ डोर। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखो एक्सिस ऑफ रोटेशन। It is an imaginary line. It is an imaginary line passing through perpendicular to the plane of rotation and fixed point or center ऑफ सेंटर। rotation and fixed point, इसको सेंटर भी कहते हैं। ठीक, अब प्रॉब्लम यहीं से तुरंत सवाल उड़ता हुआ आता है कि सर ये तो क्लियर है कि अगर आपका एक सर्कल होगा तो दिख जाएगा ये चीज, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो इसमें सुनना ध्यान से, तो इसमें अलग अलग पार्टिकल्स मार्क करने पड़ेंगे, अलग अलग पार्टिकल्स। देखो ध्यान से, ये पार्टिकल एक हमने यहाँ मार्क कर लिया, एक यहाँ मार्क कर लिया, एक यहाँ मार्क कर लिया, एक यहाँ कर लिया। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो क्लियर है कि जब भी स्फीयर होता है तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है पार्टिकल का, वो वेरी करता है अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन हर एक पॉइंट जो लाई करेगा वो हमेशा एक छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, ऐसा ही तो कुछ बनाएगा, है ना। एक पार्टिकल को लो तो मैं कहता हूँ ये एक लाइन ऑफ कर्व बना देता हूँ। ये लाइन ऑफ कर्व क्या है, ये स्फीयर का एक तरीके का आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके ऊपर हमने एक लाइन बना दी इस तरीके से। हम रेड कलर थे, कोई नहीं होता है। ठीक है, अभी रुको, ये उल्टा लट्टू बन गया नहीं, अरे रहने दो, तुम नहीं समझ पाओ, खेले नहीं हो ना बेटा, पहले खेल छोड़ दे। हाँ सही कह रहे हो तुम भी सही कह रहे हो, सब सही कहते हैं। खरबूजा देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना। सबसे बेस्ट स्फीयर वही है, उसको समझना सबसे आसान है, क्योंकि उससे आपको अलग अलग पार्टीशन दिख जाएंगे। सुनना ध्यान से, मैंने कहा यार यहाँ पर एक बना देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पॉइंट बना देते हैं, एक पॉइंट यहाँ बना देते हैं, एक पॉइंट यहाँ बना देते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, सेंटर कहीं अंदर होगा इसके, ठीक है, सेंटर हम यहाँ पर ये दिखा देते हैं, एक बड़ा सा सेंटर है ना। अच्छा, इसी सेंटर से आपकी इमेजिनरी लाइन जो जा रही है, ध्यान से देखना ये लाइन बनाई कैसे, हवा में नहीं बनाती, उसका एक रीजन है कि जो आपको दिख तो रहा है रोटेट कैसे हो रहा है, क्लियर है कि इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक, तो मैं जब सर्कल बनाऊंगा तो मैं इसको ही देख के अगर बनाऊंगा तो इस तरीके से सर्कल बना दूंगा, इसका सेंटर भी यहाँ बीच में कहीं आएगा, फिर मैंने कहा इसका बनाऊंगा। देखो ध्यान से, ये सर्कल है वेरी करेगा साइज में कि नहीं करेगा, फिर यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, है ना। अब सुनना ध्यान से, जब मैंने सर्कल बनाया मैंने ये देखा कि इन तीनों के जो सेंटर है वो एक किसी लाइन पर होंगे, क्योंकि बोला था एक्सियल रोटेशन क्या होती है, पहली बार तो फिक्स पॉइंट से पास होगी। मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी सर्कल से। ऑटोमेटिकली जब करेंगे तो हमें क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि यहाँ पर लाई करेगा इस लाइन पर। अब ये लाइन कैसे बनेगी, लेकिन लाइन बोला गया था जो प्लेन और सर्कल या रोटेशन होगा उसके परपेंडिकुलर। सर्कल कहाँ बना, इधर, तो इस हाथ पे बना होगा, इससे परपेंडिकुलर यही लाइन बनती है और कोई बनती नहीं है। ऐसे बना देंगे, कोई नहीं बन सकती ना, सिर्फ एक ही लाइन है जो कि परपेंडिकुलर, जो कि ये वाली। ऑटोमेटिकली जो एक्सियल रोटेशन है क्या होगी, ओरिजिनल सेंटर से भी होकर गुजरेगी। कहां से, ओरिजिनल सेंटर ऑफ द स्फीयर से भी होके गुजरेगी। जो सर्कल्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। गलती होती है हम लोग से कि हम सोचते हैं सर्कल जो बन रहा है वो सेंटर के रिस्पेक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं होता। सेंटर से गुजरने वाली जो एक्सियल रोटेशन होती है उस, ये अच्छे से कहां समझ में आएगा, इनर्शिया जब पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके अंदर आपको ये चीज सिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको वहां सीखने मिलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ तो आ गया होगा कि जो ये लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये बन कैसे रही है, हवा में नहीं बन रही है भैया। आप अलग अलग पार्टिकल लेंगे तो आपको सर्कल दिख जाएगा। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी सेंटर होगा इस सर्कल का वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा। जब तुम करोगे ऑटोमेटिकली कहां वो आ जाएगा, इस लाइन पर लाई करेगा, और ये लाइन हमेशा ड्रॉ करनी है तो परपेंडिकुलर टू द सर्कल, जो भी ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर। तो ये लाइन बन गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब भी एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी दिखाई जाती है तो कहां दिखाते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर स्पीड, सब कुछ यहीं पर दिखाएंगे। वो इस तरीके से रोटेशन का एरो बनाएंगे और वहीं लिख देंगे। ये नीचे नहीं ऊपर लिखते हैं, ऊपर इसलिए बनाए क्योंकि रेड कलर ऊपर दिखेगा।
समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाएं? चलो नेक्स्ट लिखिए। वैसे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखवाने वाला था वो यही थी जो मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म शेप था, समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे आप अलग अलग सर्कल बनेगा, छोटा बड़ा, लेकिन उसमें इस तरीके से वेरिएशन नहीं आएगा अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। क्या यार तुम लोग ने डिस्टर्ब कर रखा है सब मैटर, कुछ सेटिंग की हो क्या? ये देखो ये हो गया इसका, यहाँ से अगर मैंने कहा इस तरीके से रोटेट हो गई, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो कभी भी सर्कल आपका एक रेट पर नहीं दिखेगा। देखो रेट में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज छोटा एक तरफ बढ़ता जाएगा फिर, क्योंकि स्फीयर है ना, यूनिफॉर्म था। इसमें यूनिफॉर्म नहीं था, यहाँ पे कुछ और, यहाँ बना दिया पार्टिकल तो ये लो बन गया सर्कल, है ना, यहाँ बना दिया तो लो भाई इतना बड़ा बन गया, है ना, यहाँ बना दिया तो ये छोटा सा बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितने भी पार्टिकल, सारे पार्टिकल सब मिलाएंगे तो यही मैटर बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर पार्टिकल का अपना रोटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। वही बात होगी बस में बैठे हुए हैं, बस जब कर्व लेता है तो जितने लोग बैठे हैं सबको लगता है सेंट्रीफ्यूगल की एक ही पे लगता है, सब पे लगता है, क्योंकि सारे क्या है पार्टिकल हैं, सब पार्ट हो जाते हैं किसके, टोटल जो आपका बस का है उसके पार्ट हो गए, आप उसके पार्टिकल हो गए। उसी तरीके से समझो। तो इस पर जो आपको इमेजिन करना है कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल सबसे बैठे हुए हैं, सब कलेक्ट हो गए एक साथ, तो ये शेप बन गया। अभी अलग अलग हो जाएंगे तो जैसे इस लकड़ी काट दें तो क्या हो जाएगा, इससे एक हिस्सा आपने अलग कर दिया, तो पार्टिकल ही तो अलग हुआ, एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हमने अलग कर दिया, तो ये छोटा हो जाएगा साइज में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी शेप हम लोग का बॉडी का शेप है वो कैसे भैया, वो सारे मिलके ही तो बना रहे हैं। अब ज्यादा खाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, है ना। हम लोग का एक है जो शिफ्ट होता रहता है, शेप बढ़ रहा है घट रहा है ना, और विलुप्त भी हो सकते हैं, कुपोषण भी मिल जाएंगे, है ना। कुछ लोगों से डाइट पे होते हैं पूरी जिंदगी हवा की तरह, ऐसे एक तरफ ऐसे तरह चल जाएंगे, तो वो क्या है, वो अपना उनका सिस्टम है ना, अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अपना सिस्टम बना रखा है उन्होंने। तो ये है आपका, ठीक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस रोटेशन की, जो मैंने पढ़ा दिया, अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। एक्सिस रोटेशन ये सब पहले जानता था, इतना लिखवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। अच्छा वो देखो ध्यान से, वो क्या है, वैसे ही गलत है। एनिमेशन के लिए सर्कल बना दिया, लेकिन सर्कल होता तो है नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत बढ़िया है एनिमेशन। धरती माँ देखो चक्कर लगाई, लेकिन ये तो लट्टू की तरह घूम रहा है, ऐसा जो है इतना नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है ये, लेकिन ठीक है रोटेट करती रहती हैं, इसमें दिखाने थोड़ा फनी बनाने के लिए इसको ऐसा किया गया, लेकिन इतना भी ये एक्चुअल नहीं है ना। ऐसा लग रहा है कि गिरती जा रही है एक तरफ झुक। लकड़ी क्या है यार, तुम लोग यार अच्छी चीजें जो हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए की गई हैं और तुम्हें लकड़ी दिख रही है, ये तुम्हें दिखा रहा है एक्सिस और रोटेशन क्या है। मतलब यही होता है, जो दिमाग में कचरा भरा रहता है वही दिखता है अपने को, ऐसे पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। ये देखे लकड़ी कहाँ से आ गई, वो एक्सिस और रोटेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वही चीज जो मैंने पढ़ाई है ना, कोई भी पार्टिकल क्या है, इसका एक पार्ट है ना, अब उसका जो भी रेडियस है उस टाइम पर होगा आर, तो ये हो जाएगा फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, इसी लाइन पर लाई करेगा, ठीक। चलो ये जो मैंने अभी बताया, ठीक, ये सब जो भी लिखा हुआ है एक एक चीज बता दी आपको, ठीक है। अब आपको अगर विश्वास ना हो तो पढ़ लेना जाके, ठीक है। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन, ठीक है, घर पे जाके पढ़ना, क्या करना है, ठीक। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, कितनी बार पढ़ोगे, है ना। कार वाला केस है ना, एक्सेल आपकी ट्रांसलेशन करती है, ये रोटेट करता है, ये सब सिर्फ आपके लिए है समझने के लिए। ये क्या सिस्टम बताओ, लास्ट केस है ये, रोटेशन वाला है। केस नंबर 2 पिछला वाला था, उसके पहले में फिक्स्ड था जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पंखा वाला केस सबसे पहला टाइप था, ये थर्ड टाइप है। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन। यहाँ देखो अब हमने क्या किया कि ब्रह्मांड में गए और धरती माता को निकाल के ले आए तुम लोग के लिए अलग से, है ना। मैंने कहा कि ये देखो कैसे घूम रही धरती माता, ये जो ये अब ये दांत वो साफ है ना टूथ पे, अभी ये बोलती तो हमने ही बोल दिया, है ना। चलो ठीक है। अरे यार बात करते हैं आज हम भगवान कि जब हम लेके आ रहे थे तो अकेले क्यों छोड़ दिया है इसको। नहीं सर वो भी एग्जांपल पे बैठ के फन क्रिएट कर दिया सब, ठीक है ये है, ठीक है भाई, ठीक पढ़ लीजिए आप महान हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं, ठीक है। रोटेशन नहीं ज्यादा हो जाएगा, जेंडर नहीं बदलेंगे भाई। सौम्या की डिमांड थी, आपने पुरुष क्यों नहीं बोला? नहीं सर मैंने बोला, आप बोल रहे महान रहने का, पुरुष नहीं महापुरुष। मतलब
बोला हमने वही, लेकिन नहीं आप महा भूल गए। छोड़िए, मैं ज्यादा खुश है आज। चलिए ठीक है अब आप लड़ेंगी इसलिए बाद में। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन, इसका मतलब सिंपल है कि आपकी जो एक्सिस जिसके अलोंग आप रोटेशन कर रहे हैं वो भी आपकी क्या करे, रोटेशन मोशन परफॉर्म करे, यानी कि वो स्पिन कर रहा है। ठीक है, नीचे है तुम्हारा फेवरेट लट्टू, है ना, देखो बना भी हुआ है। अब तो सही डायग्राम है एकदम, मेरी कलाकारी नहीं है इसमें कुछ भी। तो ये क्या है भाई, देखो स्पिन कर रहा है, तो देखो ये कोन बनाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है सीधा, वो लास्ट में होता है रुकने से पहले, ये नहीं रुकते टाइम ज्यादा वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब आप स्टार्ट करेंगे तब भी बैलेंस होने से पहले, और जब वो स्टार्ट करेंगे हाँ एंड करेंगे तब, तो वही वाला केस है, जब स्टार्ट कर रहे हो या तो एंड कर रहे हो, जब स्पीड कम होने लगती है तो इसका मास जो है डिस्टर्ब होता है, जिससे कि बैलेंस करने के लिए इधर उधर झुकने लगता है। तो जब ये इस टाइप का मोशन हो रहा होगा तो इस तरीके से एक कोन बनेगा, है ना, इमेजिनरी कोन बनेगा, जिसका सेंटर ये वर्टेक्स का बनेगा जहां पर उसका टिप है। ठीक है, हाँ कील। ठीक भाई सर, तो लिखो इसके अंदर थोड़ा लिख लो। ठीक है, लिखिए in this kind of motion, ठीक है, in this kind of motion देखिए, the body rotates about an axis, the body rotates about an axis which in turn rotates about some other axis, which in turn rotates about some other axis। मतलब आप ये जो आपकी ये एक्सिस है, अर्थ जो रोटेट कर रही है, इसकी जो एक्सिस है वो किसी और एक्सिस के अलावा क्या कर रही है, एक सर्कुलर रोटेशनल पाथ फॉलो कर रही है। समझ में आ रहा है? नहीं, दोनों रोटेट कर रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग एक्सिस के लिए। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए एग्जांपल, रोटेटिंग टॉप। फॉर एग्जांपल रोटेटिंग, ठीक है, अच्छा हम लोग को इसमें जो सिलेबस का पार्ट है वो हम लोग को बहुत डिटेल्ड में इसके ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ एलिमेंट्री लेवल पर इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये सब इसमें इतना नहीं आता है, क्योंकि ये आपके लेवल पर इसका एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री लेवल मतलब बेसिक लेवल पर ही पढ़ेंगे। जो बाकी के दोनों केसेस हैं, इसीलिए रोलिंग मोशन को वैसे भी हटा दिया। रोलिंग मोशन में भी तो ये हो रहा है। रोलिंग मोशन कैसे हो रहा होगा, जो पूरी बॉडी रोल कर रही है उसका एक्सेस भी क्या कर रहा है, तो ये वाला ही केस तो डिलीट हुआ है आपके नीट में, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पढ़ा दूंगा। ठीक, लिखो, लिखे, the top rotates about its central axis, the top rotates about its central axis। central axis कहाँ हो गई, ये, ठीक है, this one। फिर से देख लो, कोई बात नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी छोड़ेंगे नहीं, बेसिक नहीं पढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा। ये ठीक, इसका टॉप, जो टॉप है ये, ठीक है, और ये इसका टिप है। ठीक है, कहाँ पर होगा, एक्सिस पर ही होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इसका एक्सिस होगा रोटेशन, वो इसी लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कह रहे हैं जो टॉप रोटेट, अब टॉप ऑफ रोटेटिंग का नहीं लिखा मैंने, ठीक है, सिर्फ लिख दो टॉप रोटेट्स अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। आगे लिखिए, and this axis sweeps a cone, and this axis sweeps a cone। ठीक है, ठीक, about a vertical axis, about a vertical। ध्यान से देखो, अगर इसको कनेक्ट कर दें वर्टेक्स से तो क्या बन जाएगा, एक कोन बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक, द सेंट्रल एक्सिस, आगे लिखिए फुल स्टॉप बाद, द सेंट्रल एक्सिस
the central axis continuously changes its orientation, continuously changes its orientation. जो तुम कह रहे थे कील, वो कील में घूमती रहती है कि नहीं रहती है? तो इसका मतलब आपका सेंट्रल एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज होता रहता है, ठीक है? Therefore it is in rotational motion. Therefore it is in rotational ठीक है? अगर पर्टिकुलरली कोई अगर तुमसे कहे कि ऐसा ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें कि आपका जो टॉप ऑफ द बॉडी है वो क्या बना रहा है, कोन बना रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेसेशन। क्या कहेंगे? प्रेसेशन। इस पर्टिकुलर केस को कहते हैं प्रेसेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स और रोटेशनल मोशन, जिसमें से आपको पहले से कुछ चीजें पता है। कहाँ पढ़ा था? ये सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था ना मैंने आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोबारा लिखना है क्या? दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको लिख लीजिए, इसमें यूनिट और लिख लीजिए, डायमेंशन लिख लीजिए। ये आप खुद लिखेंगे और मैं चेक करूंगा। लिखो यूनिट एंड डायमेंशन, इसका खुद लिख के देता हूं। बताओ थीटा क्या होता है? ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तुम सही कह रही हो, गलत नहीं कह रही हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हम मोशन कर रहे हैं तो मैं एंगल के रिलेशन बात कर रही हूँ, वो लगेगा, यहाँ पर यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। लेकिन अपन बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, चलिए आपको याद नहीं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ, कब ये काम आता है? जब कर्व्ड पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से, तो एक सेंटर भी होगा, है ना? उस सेंटर से जो एंगल बनाएगा ड्यूरिंग द मोशन, ए से बी, थीटा। अब ये भी मैंने सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से सिखाया, कब तक ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया था बहुत लार्ज अमाउंट के लिए इसमें वेक्टर फॉर्म नहीं आता है। चलो लिखो, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन कर्व्ड पाथ, वैसे ये मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए लेकिन कोई नहीं, इस चैप्टर में दिक्कत होगी अगर नहीं आता है तो। द चेंज इन एंगल ट्रेस्ड, द चेंज इन एंगल traced by the curved path that is by its position vector। मैं जितना डिटेल कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं पर फंसे तो आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट is known as angular displacement, is known as angular displacement। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन। रेडियन पर सेकंड नहीं बच्चे, रेडियन। रेडियन पर सेकंड होती है ओमेगा की। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? कौन बोला ये? आयुषी। सही बोल, तो तारीफ करने वाले थे लेकिन अब नहीं करेंगे तो तुम मुंह कर गई अपनी बात। सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। बात खत्म। जवाब दे के बताओ मुंह करके। यही तो प्रॉब्लम है मुझे, यही तो मुझे सबसे प्रॉब्लम है। क्यों मुकर जाते हो अपनी बात से? गलती बोल तो क्या करना है? अब मैंने इसमें एक चीज बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं ये चीज। जब तक एलिमेंट्री लेवल पर डिस्प्लेसमेंट होता है तब तक ये वेक्टर होता है। अगर ये लार्ज लेवल पे होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाता है, याद रखना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिफाइंड होता है सिर्फ एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए। लार्ज के लिख लो ये बात, अगर वैसे दोबारा तिबारा लिख रहे हो, सर्कुलर मोशन लिखवाई है। एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, otherwise it is a scalar। elementary displacement
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is vector quantity otherwise scalar. otherwise मैं इतना बेकार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसलिए तुम तो तेज हो, लिख लोगे साथ. Elementary angular displacement is vector quantity otherwise scalar. Next, angular velocity क्या होगा? डेल थीटा बाई, ये क्या है? एवरेज. किसी ने तुमसे इंस्टेंटेनियस पूछ दिया तो क्या बताओगे? डी थीटा बाई डी टी, वेक्टर फॉर्म में. वेलोसिटी है बॉस, ध्यान रखो इस सब चीजों का. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्या जगह? डी थीटा बाई डी टी. यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? पढ़ रहे हो? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? पीछे क्यों? क्यों? ये क्या होता है? टी इनवर्स. टी इनवर्स होता है ना, पर सेकेंड यूनिट होती है उसकी. लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. अभी सिखाया ना, एलिमेंट्री लेवल पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेक्टर होगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ इंस्टेंटेनियस जो होगा एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? लिखिए. अच्छा, ये लिखवाना है कि आप कर लोगे? अच्छा, कोई मुझे बताओ, फिर मैं सब बताऊंगा. A to Z पढ़ाते ही हूँ, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं. थोड़ा देखें तो कितना आता है. इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यार? कुछ तो तरीका होना चाहिए ना. ये पॉइंट A है, यहाँ से कट पाथ हम फॉलो करते करते यहाँ पहुँच गए. ये इसका सेंटर हो गया. ठीक है, ये एक एंगल ट्रेस हो गया थीटा. अब मुझे बताओ तुम कि डी थीटा बोल देते हैं, चलो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो इसका आप कहोगे सर जो टाइम लगा होगा मान लेते हैं इन टाइम डी टी. इन टाइम डी टी. अब मुझे बताइए, इससे आवाज़ बोलती है, ऐसे ही लिखिए, इन टाइम डी टी. अब मुझे बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? एंगल किधर से किधर गया? वही डायरेक्शन हो गया है ना, ओमेगा की डायरेक्शन. बात तो सही कह रही होगी. अरे ये कह रही है कि ये हो गया, ये आप ऐसे लिख दो, है ना, ये हो गया. नहीं तो और क्या होगा? सही तो कह रही है, परफेक्ट कह रही है, एकदम परफेक्ट. यही, इससे बेटर आंसर पॉसिबल ही नहीं है बॉस, है ना. ऐसे ही तो अपन धरती बनाए थे, उसमें भी ऐसे गोला ऐसे घुमा दे रहे थे ऊपर, है ना. लेकिन वो लाइन कौन सी थी? तो वो लाइन क्या थी? परपेंडिकुलर थी कि उसी के अलोंग थी? क्योंकि मैडम जो बता रही है उसके हिसाब से तो हम उसी प्लेन में घूमते रहेंगे जिसमें ये चक्कर लगा रहा, उसी में हम भी घूमेंगे गोला 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 गोला. तो एक्चुअल में ये जो ओमेगा होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पाया जाता है. और ये मैंने अभी जस्ट बताया, मैंने कहा था एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर स्पीड वेलोसिटी हमेशा एक्सिस रोटेशन पे होती है. और अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो एक्सिस रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन ऑफ मोशन. तो ये माता कहाँ सही हो जाएंगी? गलत है यहाँ. ठीक है, तो इसका मतलब एक लाइन बनाइए यहाँ पर, उसी लाइन पर आपको दिखाना पड़ेगा. तो दिखाने का सही तरीका होता है राइट हैंड स्क्रू रूल. अंगूठा प्लेस होगा एक्सिस पर, है ना. राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकता हूँ मैं, तो कुछ भी कर सकता हूँ. ऐसे रख के घुमा दूंगा तो भी हो जाएगा. ठीक है, देखो बाहर आया कि नहीं आया, कुछ भी कर लो, थंब किया तब भी आया कि नहीं आया.
क्योंकि एक रूल के साथ दूसरा रूल भी लिंक्ड है। मैंने आप लोगों को कहीं पर भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं पढ़ाया, फिर भी आपको समझा दिया कैसे। वो ए क्रॉस बी सॉल्व करने के लिए हमेशा स्क्रू दे दिया, क्योंकि वो हर जगह लगेगा। हमारा एम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना ना। ऐसा फॉर्मूला रहे, एक ही रहे, हर जगह फिट हो जाए तो क्या दिक्कत है। स्क्रू भी फिट होता है, थंब भी फिट होता है। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? स्क्रू करना है, लो भैया क्या सिखाया था, जिधर एंगल घूम रहा है उधर ही स्क्रू घुमा दो। ये तो लूज हो रहा है। अरे भैया कहाँ से अंदर तुम्हारा जा रहा है? ए यहाँ है, बी वहाँ है, ए से बी जा रहे हैं, इवन एरो लिखा हुआ बेटा। ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं ये टाइट हो रहा है। नहीं ऐसे पेच का करके टाइट करते हैं और ऐसे करके ढीला करते हैं। ठीक है कोई नहीं, स्क्रू का जो मोशन होता है वही डायरेक्शन ऑफ, तो एक्सल रोटेशन बाहर की तरफ तो ओमेगा भी, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा लिख लीजिए। whose direction is normal, whose direction is normal या फिर perpendicular to the plane of rotation and given by right hand screw rule. हम भी लिख सकते हो चाहो, हम भी लिख देंगे एक्सल रोटेशन एंड कर्व विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ एंगल में, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर हैंड स्क्रू रूल लिख रहा हूँ, वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ओके, ये सब पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। ये सब कहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मूले सब कुछ आपको पता है, ये मैं मान के आगे बढ़ रहा हूँ। पता है ना? बताओ फॉर्मूला क्या होता है? उसको बता लेने दो, उनको पता है, उसको आता है नहीं आता है, उनको पता है, तुम्हें याद है। ये देखो गलत लिखा हुआ है, ये भी नहीं बता रहा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर मुझे एवरेज लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक, लिख डालो फटाफट। इसका मतलब क्लियर है कि जब पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करेगा, देखो इसमें फिगर कुछ नया बनता नहीं है, फिगर तो यही बनेगा ना कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी पाथ को फॉलो कर रहा है ना। ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका डी थीटा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब इसका यहाँ पर था, इसका ओमेगा 1 था और यहाँ पहुंचे तो ओमेगा 2। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन लिखूंगा तो मैं सिर्फ लिखूंगा किसके ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। मैंने सिर्फ दिखाया है कि वैल्यूज चेंज हो रही है, क्योंकि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम में होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में अगर हमें निकालना है एवरेज के लिए, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction in the is along the change in direction of angular velocity, लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है जो आखिरी बात बोली। अगर ओमेगा 2 का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो भैया पलट जाएगी, रिटार्डिंग एक्सीलरेशन हो जाएगा। पता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मान लो ये एक्सल रोटेशन है, इस पर तुमने ओमेगा ऐसे दिखा रखा है और तुम्हारा एक्सेलेरेशन रिटार्डिंग आ गया, नेगेटिव हो गया, तुम एक्सेलेरेशन ऐसे दिखाओगे उसी एक्सिस पर, नहीं बचा? अरे भाई ओमेगा 2 कम है, ओमेगा 1 ज्यादा है, इसका मतलब है कि स्पीड कम हो रही होगी ना। तो ब्रेकिंग वाले केस में ही तो होता है, झूले पे बैठते होगे, है ना। जो कौन, क्या नाम बताया तुम लोग ने, कुछ बताया था ना उसका, हम तो वर्टिकल सर्कल बोलते हैं उसको, वैसे फिजिक्स है, हाँ सर्कल वाला जो होता है। तो उसमें जब रुकता है झूला तो ब्रेकिंग होती है कि नहीं होती है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज करती है ना। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे उससे पहले वाले केस में, तो हमें ब्रेकिंग वाला तो अल्फा हमेशा अपोजिट नहीं आएगा, अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ द बॉडी। चलो देखेंगे अभी, अगर क्वेश्चंस में दिखाएंगे तुम लोग को करके। लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and is along
द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड इज अलोंग change in direction of angular velocity। ठीक है बेटा, डायमेंशन बता दो फटाफट। यूनिट तो पता ही होगी, यूनिट क्या है इसकी, ये सब पढ़ के आ रहे हैं हम लोग पीछे। ठीक है, डायमेंशन बता दीजिए इसी बात पे। ठीक, m0 l0 लिख लेना। ठीक है, रिलेशन तो पता ही है, रिलेशन तो पता ही है, अल्फा और ओमेगा और आर के बीच में होता है रिलेशन ना। रिलेशनशिप की एक पूरी हेडिंग पढ़ाई थी हमने, वही चीज़ पूछ रहा हूँ तुमसे। तो क्या होता है बताओ जरा। सॉरी, और कह रहे हाँ क्यों बोलते हैं। कॉपी में देख ले भाई, कॉपी में देख के बता दे, पढ़ नहीं रहा। अल्फा के साथ ही हमने सीखा था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सब तो पढ़ाया हुआ है। एक बार उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, उसको पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं तो नहीं लगेंगे इस चैप्टर में, भूल जाना फिर तो। क्या ओमेगा आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है कि ओमेगा आर होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है। गलत है, गलत है। ओमेगा इंटू वी क्या होता है, कुछ नहीं होता, ए अपॉन वी करेंगे अगर करेंगे भी तो। पहली बात तो इसमें टेंजेंशियल बता भी पाओगे तो टेंजेंशियल बताओगे और सेंट्रीपिटल बताओगे, इसको रेडियल भी कह देते हैं। तो AT का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बिकॉज आपका जो नेट एक्सीलरेशन है वो इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, और पहला रिलेशन स्टार्ट किससे होता है, लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच से स्टार्ट होता है। पूरा साइकिल पीछे करो, पूरा पढ़ के पहले आओ, फिर बताना मुझे, फिर सुनेंगे तुम्हारी सारी बात। ठीक है, AT का और आपका AR का एक रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने पढ़ाया था। एक पढ़ाया था मैंने अल्फा क्रॉस आर, एक पढ़ाया था ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा क्रॉस वी होता है रेडियल एक्सेलरेशन और अल्फा क्रॉस आर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, उन दोनों का रिजल्टेंट भी अपन लोग ने निकाला था और दोनों के रिलेशंस भी पढ़े थे अच्छे से। जस्ट रिवाइज इट, हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। लीनियर मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी और विद कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर रेस्ट पे रहेगी। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रोटेशनल में तो s = vt कैसे आया था, ये वाला फॉर्मूला याद है कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे आया है यार। स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे अगर डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन है। यूनी डायरेक्शन, यूनी का वर्ड क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती पाऊंगी। ठीक है, अगर अपन सीधे चला नाक के सीधे चलेंगे दीवार आएगी, बढ़ जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, यूनी डायरेक्शन मोशन। ठीक है, तो s = vt लग जाएगा इस केस में। यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है तो यहाँ ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। थीटा = क्या हो जाएगा, ओमेगा t। ओमेगा = θ/t होता है, वहीं से बना है वो फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पहला केस क्या हो सकता है, s = u + v/2 × t। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन = v। ये सब फॉर्मूले बेसिक है, 9th क्लास में पढ़े थे पहली बार, फिर भी देख लो इसको, है ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट के 3 लिखे हुए हैं, ऊपर आपका सिंपल एक्सेलरेशन और आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इधर क्या होगा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका अल्फा कांस्टेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा = ω0 का इनिशियल, ओमेगा फाइनल। ठीक है, याद रखना ये चीज, याद ऐसे लिख लो, u इक्विवेलेंट होता है ω0 के। ठीक है, v हमेशा ओमेगा की तरफ लेके जाएगा। ये सब चीजें याद कर लोगे तो एक ही फॉर्मूला याद करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों इक्विवेलेंट है, मैंने वर्ड यूज किया इक्विवेलेंट, यानी इक्वल टू नहीं है लेकिन एक जैसे हैं, यानी कि सारे लॉस फॉलो कर रहे हैं। अल्फा क्या हो जाएगा फिर से बताओ, ठीक है ना, v - u/v की जगह ओमेगा आएगा और u की जगह ω0 आएगा। ठीक, फिर ये क्या है बताओ, s = ut v = u + at, है ना, v = u + at। एक मिनट रुको जरा, देखें क्या हो गया ऑनलाइन में। ये सेंटर पर तो घूम रहा है, क्या हो गया सत्यम, एक मिनट रुको यार, सारी पढ़ाई आज ही करेगा ये सेंटर पे तो घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ है ये, हम लोग कुछ ऐसा तो पढ़ नहीं रहे। मतलब ये कह रहा है
क्या रहा है बेटा, बताओ फिर से, थोड़ा हमारी भाषा में बात करो। सर वो बोला सेंटर घूम रहा है, ये कोचिंग घूम रही है। सेंटर पर तो घूम रहा है, नहीं इसलिए लिखा ये सेंटर पर तो घूम रहा है। बेटा फिर से सरल भाषा में, कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। कौन से टॉपिक की बात करो, टॉपिक बता दो यार। ये हमारा सबसे शानदार खिलाड़ी है, बाकी दुनिया एक तरह, ये पूरी क्लास को रोकने की ताकत है इसके अंदर। इसको पता है कि प्रश्नोत्तर में डाउट रुकेंगे नहीं है। सर ये पहले का है, अभी पहुंचा ये मेरे पास। रुको यार, ये तो बहुत पीछे आना पड़ेगा। अच्छा तुमने माइक क्यों ऑन किया ये तो बताओ। अच्छा 7:21 हो गया, ये बताने के लिए क्या? अच्छा मैंने देखा ही नहीं, बहुत टाइम हो गया यार। अच्छा चल तो रहा था, किसी को पता नहीं चला यार, तुमने कैसे पता कर लिया? चलो अच्छा 2 मिनट और रुक जाओ, बस ये खत्म करके छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये s इज इक्वल टू ut प्लस बार स्क्वायर, ठीक। s को थीटा से रिप्लेस कर दो, u को आपको पता ओमेगा नॉट से और a को अल्फा से, आपका फॉर्मूला बनके तैयार। ये लास्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता था, a की जगह अल्फा आ जाएगा, s की जगह थीटा आ जाएगा और v की जगह आ जाएगा ओमेगा और u की जगह ओमेगा नॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट द अबव इक्वेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस, ठीक। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कह रहे हैं, सेकंड v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या जाएगा dv बाय dt d2s। यहाँ देखिए इफ एंगुलर एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट द अबव इक्वेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस। a क्या है, ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन, तो कंडीशंस तुम्हें बता दिए पहले ही न्यूमेरिकल के लिए कि ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला यूज मत करना अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। हर इंस्टेंट में वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, चेंज होता रहेगा ना, जब चेंज होगा तो ये कभी भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। चलो आज के लिए इतना ही।